And it's a battle over maps between India and its neighbor Nepal. अखंड भारत के नक्शे के जवाब में नेपाल ने ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी किया है। नेपाल ने अपने नक्शे में भारत नेपाल से सटे कई इलाकों को अपनी सीमा के अंदर दिखाया है। ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत, इन शब्दों ने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोर रखी। भारत और नेपाल के बीच हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नेपाल के बारे में और आज हम देखेंगे कि इसकी रियलिटी क्या है। इंडियन मीडिया ने रियलिटी शेयर की है जहां पे नेपाल की तरफ से ये बातें फैलाई जा रही है कि ग्रेटर नेपाल की जमीनें नेपाल लेके रहेगा, चाहे वो चाइना के पास हो, चाहे वो इंडिया के पास हो, चाहे वो बांग्लादेश के पास हो। आज हम इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं आपके साथ और आपको बताने वाले हैं ग्रेटर नेपाल की रियलिटी और आपको बताएंगे कि इंडियन मीडिया ग्रेटर नेपाल के बारे में क्या बात करती है। तो चलिए आइए आज की रिपोर्ट को करते शुरू और आपको बताते हैं ग्रेटर नेपाल की रियलिटी। इस तस्वीर ने भारतीयों का दिल जीत लिया, भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया। वाह, क्या गौरवशाली इतिहास है हमारा। And it's a battle over maps between India and its neighbor Nepal. अखंड भारत के नक्शे के जवाब में नेपाल ने ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी किया है। नेपाल ने अपने नक्शे में भारत नेपाल से सटे कई इलाकों को अपनी सीमा के अंदर दिखाया है। ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत, इन शब्दों ने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोर रखी। भारत और नेपाल के बीच हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं। जरूरत के समय में भारत नेपाल के साथ हमेशा खड़ा रहा है और नेपाल के लिए भी भारत सबसे बड़े ट्रेड डेस्टिनेशन के रूप में काम करता है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है और काफ़ी सारी फ्रीडम भी है, जिनमें सबसे बड़ी है कि कोई भी बिना पासपोर्ट नेपाल जा सकता है और नेपाल से इंडिया आ सकता है। लेकिन दोनों ही देशों के बीच बॉर्डर्स को लेकर छोटे मोटे विवाद होते रहे, लेकिन उतने नहीं जितने चाइना और पाकिस्तान के साथ। जून 2023 खबरें आती हैं कि काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया और बालेंद्र शाह ऐसा करते हैं भारत की नई पार्लियामेंट में इंस्टॉल हुए अखंड भारत के म्यूरल के बाद। तो ऐसी क्या नौबत आई कि ये करना पड़ा? क्या सच में ग्रेटर नेपाल की कोई डिमांड है? क्या अखंड भारत की कोई डिमांड है? और अगर ये बनते हैं तो इससे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो। नमस्कार, रिकॉर्ड में आपका स्वागत। मैंने जियोपॉलिटिक्स को लेकर एक कहावत सुनी थी, थिंक ऑफ योर डोर फर्स्ट बिफोर लुकिंग इनटू द होराइजन। यानी क्षितिज की तरफ देखने से पहले अपने दरवाजे को देखिए। और ऐसा ही एक देश है नेपाल हमारे दरवाजे पर, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। दिन था 28 मई साल 2023। भारत के लिए अहम दिन। इतिहास के पन्नों में लिखा गया नया चैप्टर। उद्घाटन हुआ भारत के नए संसद भवन का। हालांकि अपोजिशन पार्टीज ने इस इनॉग्रेशन के तरीके का विरोध जरूर किया, लेकिन फिर भी हर भारतवासी के लिए एक नई डिजिटलाइज्ड पार्लियामेंट का होना यानी देश की प्रगति होना। कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज से भरी हुई ये नई संसद, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया डिजाइन और एक नई सोच। लेकिन विवाद हुआ जब इसमें स्थापित किया गया अखंड भारत के म्यूरल। साधारण से शब्दों में अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया। अखंड भारत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें शामिल है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत के कुछ हिस्से और नेपाल। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल द्वारा इसका विरोध जरूर किया गया। नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाबूराम भट्टराय ने कहा कि अखंड भारत की म्यूरल कंट्रोवर्शियल, अननेसेसरी और हार्मफुल है। पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर की स्पोक्स पर्सन ममता जहरा बलोच ने भी इस पर आपत्ति जताई। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको। इसके कुछ दिनों बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दाहाल को भारत की यात्रा करनी थी। नेपाल के लोगों ने उनसे गुहार लगाई कि अखंड भारत के म्यूरल के मुद्दे को भारत में उठाए। लेकिन इससे पहले ही कंट्रोवर्सी बन चुकी थी जब काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल के मैप को लगा दिया। लुम्बिनी, गौतम बुद्ध की जन्मभूमि, जो कि नेपाल में है और नेपाल के लिए एक अहम कल्चरल सेंटर है, और इसके अलावा कपिलवस्तु, उसे भी इस म्यूरल में दिखाया गया है, जिस वजह से कई नेपाली पॉलिटिशियंस ने खेद प्रकट किया। वहीं भारत में म्यूरल को कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने अखंड भारत कह दिया। हालांकि भारत के किसी और बड़े नेता ने इस म्यूरल को अखंड भारत नहीं कहा और इन सभी कंट्रोवर्सीज को खारिज करते हुए सीधे शब्दों में
भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि ये म्यूरल सम्राट अशोक के साम्राज्य को दिखाता है, जो बताता है कि जिम्मेदार और पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस का आइडिया कैसा होना चाहिए। I understand the mural in question depicts the spread of the Ashokan Empire and the idea of responsible and people-oriented governance that he adopted and propagated. जिसके बाद नेपाल की तरफ से इसका विरोध भी कम हो गया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि ये म्यूरल वास्तव में सम्राट अशोक की एम्पायर का ही एक्सटेंट है। जो लिखा है, it says it depicts the spread of the Ashokan Empire and the idea of responsible and people-oriented governance that he adopted. तो इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए। काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जो कि नेपाल के युवा वर्ग के लोगों में बेहद ही प्रचलित हैं, उन्हें एक फियरलेस रेवोल्यूशनरी लीडर कहा जाता है, जिन्होंने मेयर बनने के बाद काठमांडू में कई सारे बदलाव किए। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और एक रैपर के रूप में उन्हें नेपाल में लोकप्रियता हासिल हुई थी और नेपाल के कई लोग उन्हें अब नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं। उनके फियरलेस स्वभाव का एग्जाम्पल यही है कि उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया। हालांकि इस पर उनकी कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं थी और ना ही उन्होंने खुलकर भारतीय संसद के कंट्रोवर्शियल म्यूरल का विरोध किया। लेकिन ये बात बालन के लिए सिर्फ मैप तक ही नहीं थी। ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष की रिलीज को लेकर उन्होंने फिर से सुर्खियां बटोरी। फिल्म के एक डायलॉग में सीता माता को भारत की बेटी कहा गया, जिसे लेकर बालन ने सोशल मीडिया हैंडल पर आपत्ति जताई, ये कहते हुए कि सीता माता की जन्मभूमि जनकपुर है, जो कि नेपाल में। फिल्म के डायलॉग को हटा तो दिया गया ताकि नेपाली सेंसर बोर्ड फिल्म को पास कर दे, लेकिन विवाद के चलते काठमांडू में इस फिल्म की रिलीज को बैन कर दिया गया और फिर कुछ दिनों बाद पोखरा में भी मूवी को बैन कर दिया गया। वैसे आदि पुरुष मूवी दूसरे कई कारणों की वजह से भारत में भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही और इसे हिंदू कम्युनिटी के भी कई लोगों द्वारा नापसंद किया गया और फिल्म के बॉयकॉट की मांग की गई। लेकिन इस पर एक क्विक रिस्पॉन्स के लिए बालन शाह को लोगों द्वारा काफ़ी सराहा भी गया। पर इन सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रेटर नेपाल का मुद्दा, जिसे समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। ग्रेटर नेपाल के मैप में आपको भारत के कई राज्य और बांग्लादेश भी नजर आएंगे। दरअसल ये मैप बेस्ड है 18वीं सदी की गोरखा किंगडम कॉन्क्वेस्ट पर। भारत में मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था और धीरे धीरे ब्रिटिशर का राज बढ़ने लग गया था। पर नेपाल में गोरखा किंगडम थी, जो कि पृथ्वी नारायण शाह के रूल में बेहद ही स्ट्रांग हो चुकी थी। उनका सपना था कि टुकड़ों में बटे हुए नेपाल को एक किया जाए और साम्राज्य को और स्ट्रांग बनाया जाए। लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह जाता है उनकी मृत्यु के साथ। पर गोरखा कॉन्क्वेस्ट नहीं रुकते और भीमसेन थापा, जो कि नेपाल के लिए एक हीरो फिगर है, उस वक्त गोरखा किंगडम के डिफैक्टो रूलर बन जाते हैं और 1806 से 1813 के बीच बहुत ही तेज़ी से गोरखा किंगडम का एक्सपेंशन करते हैं। गोरखा आर्मी ने अपनी टेरिटरी को वेस्ट में गढ़वाल, कुमाऊं और ईस्ट में सिक्किम तक स्थापित कर दिया था। एक समय तो ऐसा आया कि वेस्ट में गोरखा आर्मी कांगड़ा तक पहुंच गई थी, जो कि हिमाचल प्रदेश में। नेपाल का साम्राज्य सतलज नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैल चुका था। गढ़वाल में 12 साल, कुमाऊं में 24 साल और सिक्किम में 33 सालों तक गोरखा किंगडम का शासन रहा। वैसे सिक्किम उस वक्त भारत की भूमि का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक इंडिपेंडेंट मोनार्की थी, जो कि सन 1975 में इंडिया का हिस्सा बनी। सिक्किम के इतिहास पर हमने 2 वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो में हमने छोग्याल राजशाही के पहले की कहानी को बताया है और दूसरे में कैसे सिक्किम 1975 में भारत का अंश बना, उस पर भी एक वीडियो है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गोरखाओं के बढ़ते शासन से भले ही नेपाल के लोग खुश थे, लेकिन कोई था जिन्हें उनके इस एक्सपेंशन से प्रॉब्लम थी, और वो थे अंग्रेज। ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि गोरखास की किंगडम और भी आगे बढ़े, क्योंकि उनका मकसद था तिब्बत के साथ ट्रेड करना, और तिब्बत और भारत के बीच में नेपाल की एक्सपेंशन पॉलिसी ब्रिटिशर के लिए खतरा बन रही थी, जिस पर रोक लगाने के लिए एंग्लो नेपलीज वॉर हुई। 1815 में ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलॉनी ने कुमाऊं और गढ़वाल रीजन से नेपाल की सेना को बाहर कर दिया, और फिर रिजल्ट 1816 की ट्रीटी ऑफ सुगौली से निकला, और इस ट्रीटी में डिसाइड की गई नेपाल की पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और नेपाल की बाउंड्रीज को लिमिट कर दिया गया उस मैप के साथ, जो कि प्रेजेंट डे नेपाल। संक्षिप्त में नेपाल को वो सारे हिस्से ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े जो गोरखा किंगडम ने एनेक्स किए थे, यानी कि सतलज नदी से तीस्ता नदी नहीं, बल्कि नई बाउंड्रीज के अनुसार महाकाली नदी से मेची नदी तक नेपाल की बाउंड्रीज फिक्स की गई।
तो ग्रेटर नेपाल में वही सारे लैंड्स नेपाल में आते हैं जिन्हें गोरखा किंगडम ने एनेक्स किया था, और वो एरिया था लगभग 1,76,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखा जाए तो नेपाल और सारा विश्व ही उसी पॉलिटिकल बाउंड्री को मानता है जो ट्रीटी ऑफ सुगौली में निर्धारित की गई थी, क्योंकि यही एक अंतिम ट्रीटी थी जो कि दोनों ही पक्ष यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की सहमति से हुई। प्रेजेंट डे में भी ग्रेटर नेपाल को लेकर नेपाल के ही अंदर कभी कभी मांगे उठती रहती है, जिसमें सबसे आगे है ग्रेटर नेपाल नेशनलिस्ट फ्रंट। ये ऑर्गेनाइजेशन 1816 की ट्रीटी ऑफ सुगौली और 1950 की भारत नेपाल मैत्री संधि दोनों को ही खारिज करती है। इनकी मांग है कि भारत नेपाल को वो सभी हिस्से लौटाए जो ग्रेटर नेपाल में थे, यानी कि तीस्ता से सतलज नदी तक और दक्षिण में वाराणसी तक। कई लोगों का मानना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इफेक्टिव है नेपाल के लोगों में नेशनलिज्म की भावना को बनाए रखने के लिए। 11 जनवरी 2019 में इस फ्रंट ने एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया था जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। 11 जनवरी जो कि नेपाल में नेशनल यूनिटी डे के नाम से मनाया जाता है, जो कि राजा पृथ्वी नारायण शाह की जन्म जयंती भी है। इसी सिलसिले में नेपाल के माओइस्ट ने एक किताब पब्लिश की, नेपाल टीस्टा देखी सतलज सम्मा, यानी नेपाल फ्रॉम टीस्टा टू द सतलज, जिसमें ग्रेटर नेपाल की डिमांड की गई। इस सिग्नेचर कैंपेन ने तेजी तब पकड़ी जब नवंबर 2019 में पॉलिटिकल बाउंड्रीज को लेकर विवाद हुआ था। इंडिया ने एक मैप पब्लिश किया जिसमें नेपाल के नॉर्थ वेस्ट एरिया, जिसे सुदूर पश्चिम रीजन कहा जाता है, और यही एरिया उत्तराखंड का सबसे ईस्टर्न रीजन भी है, जिसे इंडिया के मैप में दिखाया गया, जिस पर नेपाल को आपत्ति हुई थी। और रिप्लाई में नेपाल ने भी एक मैप रिलीज किया जिसमें इस डिस्प्यूटेड एरिया को अपने मैप में दिखाया था। खैर, इस टॉपिक पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन रिसर्च के दौरान बड़ी ही रोचक सी जानकारी हमें ये भी मिली कि सुब्रमण्यन स्वामी, उन्होंने 2020 में एक ट्वीट किया और कहा कि 1950 में नेपाल की राणा राजशाही इंडिया के साथ मर्जर चाहती थी, लेकिन उसे डिक्लाइन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि 1990 में लिखे गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स नेपाल एंड भूटान से ये पता चलता है कि वो राणा राजशाही नहीं बल्कि राजा त्रिभुवन थे, जिन्होंने 1951 में तख्ता पलट किया था। उनकी ये इच्छा थी कि नेपाल को इंडिया में मिला लिया जाए, लेकिन नेहरू ने इसे रिजेक्ट किया क्योंकि वे चाहते थे कि नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी रहे। हालांकि डॉक्टर लोकराज बराल, जो कि नेपाली एम्बेसडर थे, उनका कहना था कि ये सिर्फ एक र्यूमर था, इस पर कोई ऑफिशियल एविडेंस नहीं। तो अशोकन एम्पायर के म्यूरल के बाद जो कंट्रोवर्सीज डेवलप हुई, उससे इतना ज़रूर पता चलता है कि इतिहास में ग्रेटर नेपाल वॉज अ रियलिटी, जिसे पृथ्वी नारायण शाह के नेपाल एकीकरण का सपना भी कहा जाता है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में सुगौली ट्रीटी के बाद जितने एरियाज नेपाल ने गंवाए वो भारत में आते हैं, जिसे लेकर इंटरनेशनल लेवल पर या जियोपॉलिटिकल मुद्दों में कभी चर्चा नहीं हुई है। इन डेप्थ स्टोरी नामक एक नेपाली यूट्यूब चैनल है जिन्होंने वाई ग्रेटर नेपाल इज अ थ्रेट टू अस, यानी वाई ग्रेटर नेपाल इज अ थ्रेट टू नेपाल में बेहद ही सटीक शब्दों में ग्रेटर नेपाल के कंसेप्ट को क्लैरिफाई किया है। उन्होंने हाइपोथेटिकली वो दौर इमेजिन किया जब नेपाल को सभी रीजन्स मिल गए हैं, जिसमें यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी नेपाल का साथ दिया है। उन्होंने ये बताया कि अगर ग्रेटर नेपाल एक रियलिटी बनती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नेपाल का एरिया लगभग 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बन जाएगा। और बिल्कुल सच भी है, भले ही नेपाल में ग्रेटर नेपाल की डिमांड हो जिसका फोकस सिर्फ एरिया को लेकर हो, लेकिन एरिया के साथ साथ वो सभी चीज़ें भी आती हैं जो उस रीजन में मौजूद है, इंक्लूडिंग द पॉपुलेशन। और भारत की पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इस पर शायद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि इन सभी एरियाज़ को जिन्हें ग्रेटर नेपाल कंसेप्ट क्लेम करता है, उनकी पॉपुलेशन को भी नेपाल में ही मिलना होगा, जिससे नेपाल के नेपाली लोग अपने ही देश में माइनॉरिटी बन जाएंगे। अपने ही देश में माइनॉरिटी बन जाना नेपाल को भी मंजूर नहीं होगा और ना ही किसी भारतीय को नेपाल में शामिल होना मंजूर होगा। कारण, क्योंकि भारत नेपाल से कई गुना ज़्यादा विकसित है। भारत की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सभी नागरिकों को कई सारी सुविधाएं देती है, जो कि नेपाल के लिए आज भी कहीं ना कहीं सपना है। नेपाल आगे ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया के साथ डेवलपमेंट में कंपैरिजन करना शायद अभी वो स्टेज पर नेपाल नहीं पहुंचा है। इंडिया में जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नेपाल में नहीं है। शायद इसीलिए नेपाल के अधिकतम युवा वर्ग के लोगों को विदेश में काम करना पड़ता है। इन डेप्थ स्टोरी की इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर गौर करने पर पता चलता है कि अधिकतम लोग ग्रेटर नेपाल नहीं बल्कि बेटर नेपाल चाहते हैं। लोगों का कहना है कि 200 साल पहले जो उन्होंने गंवाया था उसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है,
बल्कि जो अभी है उसको बेहतर बनाना ज़रूरी है, उसमें तरक्की करनी है और शांति स्थापित करनी है। और यही एक प्रोग्रेसिव युवा की सोच भी होनी चाहिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर चाहे वो इंडिया के हो या नेपाल के। हमने आपसे पहले भी कहा था, इतिहास को जानना बेहद ज़रूरी है, इतिहास को समझना भी ज़रूरी है, लेकिन इतिहास में ही रह जाना गलत है। ये बात भारतीयों के लिए भी लागू होती है और नेपाल के लोगों के लिए भी। अखंड भारत और ग्रेटर नेपाल के सपने को देखते हुए अपने आज को भूल जाना, अपने आज में प्रगति ना करना और सिर्फ सपने में ही जीते रहना आपको ना ही सुगौली ट्रीटी के काल में लेकर जाएगा, ना ही अशोकन एम्पायर में, बल्कि ये सोच आपको प्री हिस्टोरिक एरा में ले जाएगी और आप देखते रह जाएंगे कि आपके आसपास के सभी देश कितने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप उन्हीं मुद्दों में टिके हुए हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल है भारत का ही एक और पड़ोसी देश जिसका नाम आप सभी जानते हैं। ये दोनों ही कंसेप्ट शायद नेताओं के लिए एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकते हैं, वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि नेताओं के लिए जनता के इमोशंस में अटैक करना एक अहम नीति होती है। नॉर्थ बंगाल के दार्जिलिंग रीजन में 100 सालों पुरानी एक स्टेटहुड डिमांड है गोरखालैंड की, जिसको इलेक्शन के टाइम में बड़े ही जोर शोर से निकाला जाता है और जनता मातृभूमि के मुद्दे को लेकर इतनी इमोशनल हो जाती है कि वोट मेजॉरिटी में दे दिया करती है, लेकिन अंत में नुकसान जनता का ही होता है। हम सभी को शांति में विश्वास रखना चाहिए, विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। एक मैत्री भाव से भारत और नेपाल दोनों ही अगर आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ भारत और नेपाल दो देश ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी भी आगे बढ़ेगी। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उत्तर बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़ी कई कहानियाँ लेकर हम आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, आपको पता चल चुका होगा कि रियलिटी क्या है ग्रेटर नेपाल की। ये वीडियो से 7-8 महीने पहले की है, क्योंकि आज से 7-8 महीने पहले ग्रेटर नेपाल के लिए जब आवाजें उठना स्टार्ट हो गई थी तो ये तब की वीडियो है और सब यही चाह रहे थे कि ग्रेटर नेपाल के बारे में बात की जाए। अब अगर हम ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के अंदर ये बात फैलाई जाती है कि ग्रेटर नेपाल को हम लेंगे, जबकि इंडिया वाले ये कहते कि ग्रेटर नेपाल कभी हुआ ही नहीं करता था, अखंड भारत हुआ करता था। दोनों की अगर हम बात देखें तो गलत नहीं है किसी की, भाई अखंड भारत भी हुआ करता था, ग्रेटर नेपाल भी हुआ करता था, बट अखंड भारत तब हुआ करता था जब ग्रेटर नेपाल टूट गया और ग्रेटर नेपाल टूटने के बाद अखंड भारत बना। तो जिन लोगों को पता है हिस्ट्री नहीं है तो वो लोग कहते हैं कि अखंड भारत पहले था, तो जिसकी वजह से लड़ाई चलती रहती है और लोग एक दूसरे को ताने और एक दूसरे के खिलाफ बातें फैलाई जाते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम आपको बताएं तो ग्रेटर नेपाल एक्चुअल में था जो कि 1816 के अंदर टूट गया था सगोली संधि के बाद, और तब से ही अखंड भारत का जो मैप था वो बनाया गया था जो 1947 में टूट गया। और 1947 में टूटने के बाद इंडिया पाकिस्तान बना और 1971 में इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश बने। 71 के बाद देश में कोई मुल्क दूसरा नहीं बना, जो मैप है वही है। और आजकल की अगर आपको बताएं तो अखंड भारत नहीं बल्कि ग्रेटर नेपाल पुराना है। बहुत सारे मसले हुए थे जब ये मामला हुआ था ग्रेटर नेपाल का। बालिन शाह ने अपने ऑफिस पे ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया, जबकि इंडिया ने माता सीता और बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की थी एक इंडियन मूवी के अंदर, जिसके ऊपर नेपाल के लोग काफी बढ़ के और इंडियन मूवी को ही काठमांडू सिटी के अंदर बैन कर दिया था। इंडिया काफी गुस्सा था कि एक मैप की वजह से नेपाल ने हमारी मूवी को बैन किया। प्रभास की और दूसरी मूवी थी जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए काफी अच्छी मूवी थी। तो अगर हम ग्रेटर नेपाल की एक्चुअल जगहों के बारे में बात करें तो भाई ये जगहें आज के बांग्लादेश यानी पहले का पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। इंडिया के भी कुछ काफी बड़े पार्ट्स है। अगर जो लोग ग्रेटर नेपाल को चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इन ममालिकों के साथ करना पड़ेगा, इन ममालिकों से जोर जबरदस्ती के जरिए अपनी जगह लेनी पड़ेगी, वरना नेपाल कभी भी अपनी जगह वापसी नहीं ले सकता।